साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बुक पर। साथियों, इस वीडियो क्लास में हम यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यूपी के बारे में यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें देखते हैं। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23°52' उत्तरी अक्षांश से 30°24' उत्तरी अक्षांश और 77°5' पूर्वी देशांतर से 84°39' पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। तो कभी कभी इस विषय में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि कितने उत्तरी अक्षांश से कितने उत्तरी अक्षांश तक उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति है, या फिर पूर्वी देशांतर से पूछा गया है। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की अगर बात करें तो वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले और 18 मंडल हैं, ठीक है, परंतु 76वें जिले को बनाने की घोषणा कर दी गई है जिसका नाम फरेंदा होगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है, ठीक है, 4th पोजीशन है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यूपी के बाद अगर देखें तो गुजरात और कर्नाटक, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में बात करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है, ठीक है। 24 जनवरी को 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को नाम बदला गया था और उत्तर प्रदेश रखा गया था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है। देखिए, वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया? तो 24 जनवरी 2018 को, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा की अगर बात करें, देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है? वो यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है। तो 8 राज्य और एक यूटी को टच करता है, यूपी, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर हम देखें तो वो क्या है? बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला अगर हम देखें तो वो शामली है, ठीक है। आगे देखेंगे। जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रम से सहारनपुर और सोनभद्र है, यानी कि सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र। बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, जो
जो दक्षिण से उत्तर क्रम अगर देखें तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज हैं। ठीक है। आगे देखें, अगर बलिया की सीमा की बात करें, बलिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो बलिया की सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, यहाँ भोजपुरी लिख गया है, भोजपुर है, ठीक है, भोजपुर, छपरा और सिवान से लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर भोजपुर नहीं वो भोजपुरी नहीं बल्कि भोजपुर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला। देखिए, हरियाणा राज्य से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और बागपत हैं। ठीक है। सहारनपुर जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल से लगती है। ठीक है। सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल बॉर्डर, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से बनती है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो कि 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो निम्नलिखित हैं: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की बात करेंगे, नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित जिले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल हैं: गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर और शामली हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि यूपी के कितने जिले इसमें शामिल हैं? 8 जिले हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे। देखिए, प्रतीक चिन्हों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जिसको देखें हम, मछलियाँ, धनुष और तीर इसमें शामिल हैं। ठीक है। कुछ प्रमुख प्रतीक चिन्हों की बात करें तो देखिए, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉच। क्रॉच, यहाँ पर क्रॉच लिखा होना चाहिए था, क्रॉस लिख गया है, क्रॉच होगा। ठीक है, क्रॉच, क्रॉच। उसके बाद राजकीय पुष्प की बात करें तो ये पलाश का फूल अथवा टेसू का फूल बोलते हैं इसको। राजकीय खेल हॉकी है। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष इसमें शामिल है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं रूमी दरवाज़ा। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा, ठीक है, ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। ठीक है। देखिए, रूमी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ में, और यह प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। रूमी दरवाज़ा का निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तरफ पहाड़ तथा पश्चिमी एवं मध्य भाग में मैदान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित
किया जा सकता है। तो इसे देखेंगे। उत्तर में हिमालय। अब यह क्षेत्र उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र की स्थलाकृति बदलाव युक्त है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 से 5000 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है मध्य में गंगा का मैदानी भाग। यह क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसकी स्थलाकृति सपाट है। इस क्षेत्र में अनेक तालाब, यहाँ पर झीलें और नदियाँ हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दक्षिण का विंध्याचल क्षेत्र। देखिए यह एक पठारी क्षेत्र है तथा इसकी स्थलाकृति पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से घिरी हुई है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून की है, परंतु समुद्र तल से ऊंचाई बदलने के साथ इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। देखिए उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ठीक है, बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है और इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। ठीक है, देखिए बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये 7 जनपद बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन में आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करेंगे आगे। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जो कि इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने जिलों के साथ उत्तर प्रदेश की है? 11 जिलों की। ठीक है, चलिए देखिए कन्नौज शहर के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो है ये इसके बारे में। कन्नौज, ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कन्नौज एक प्राचीन शहर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इसके अलावा वर्तमान काल में यह नगर गुलाबजल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है और यहाँ पर मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर बांगर क्षेत्र की मृदा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवणयुक्त जल से सिंचाई की अधिकता और जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज आदि जिलों में ये ऊसर भूमि पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जलवायु और मृदा की अगर बात हम कर रहे हैं तो देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए काली मिट्टी है और लाल मिट्टी है। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती हैं, काबर और मार। ठीक है, इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है
और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। इसके अलावा लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी, इस मिट्टी में देखिए, इस मिट्टी को राकर और यरुआ दो समूहों में बांटा गया है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब लाल मिट्टी की अगर बात करें कि लाल मिट्टी प्रदेश में कहाँ कहाँ है, तो देखिए लाल मिट्टी दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अगर वर्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर गोरखपुर में होती है। आगे देखेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, ठीक है, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी सम शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। तो इन 9 भागों में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपर्दन। देखिए अपर्दन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन से मृदा अपर्दन अधिक होता है। परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपर्दन से अधिक प्रभावित है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वायु अपर्दन होता है। इसके अलावा बात करें कि प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वह वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य। देखिए उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्यों की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हमने इसमें शामिल किए हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1975 में बनाया गया था और यह बहराइच जिले में अवस्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरण, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा देवदरी और राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी ये झरने पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है विजय सागर पक्षी विहार। तो यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो कि एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, और यह विजय सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में शामिल हुआ और अमनगढ़ जो कि हमारे बिजनौर जिले में बना रहा। ठीक है, महावीर स्वामी अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ है, ललितपुर जिले में है। लाख बहोसी अभयारण्य जो है वो कन्नौज जिले में है।
किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है, ठीक है, ये दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। कैमूर अभयारण्य की अगर बात करें तो वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जनपद में फैला हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पर वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए चित्रागुणी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में है। पटना पक्षी विहार अभयारण्य जो है वो एटा में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या पक्षी अभयारण्य, इसको सुराहा ताल भी कहते हैं, और यह बलिया जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला। देखिए वन रिपोर्ट की बात करें तो नवीनतम वन स्थिति 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण एवं वन वृक्षावरण 9.23% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले क्रम से सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती और मिर्ज़ापुर हैं, ठीक है। आगे पूछा गया था एक प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वन उपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी और उत्तर प्रदेश वन निगम का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य पढ़ रहे थे, तो कुछ वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर जो यूपी में हैं उन्हें महत्वपूर्ण देखते हैं। जैसे ओखला अभयारण्य जो है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। कछुआ अभयारण्य वाराणसी में है। कतरनिया अभयारण्य जो है वो बहराइच और नेपाल तराई में है। किशनपुर अभयारण्य हमने देखा था लखीमपुर खीरी में और नेपाल तराई में आता है। कैमूर अभयारण्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर में। रानीपुर अभयारण्य बांदा और चित्रकूट में है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए चंद्रप्रभा अभयारण्य चंदौली जिले में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव जिले में। पटना पक्षी अभयारण्य एटा में। पार्वती अर्गा अभयारण्य गोंडा में। बखीरा अभयारण्य संत कबीर नगर में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य आगरा और इटावा में। लाख बहोसी अभयारण्य जो है वो कन्नौज में है। विजय सागर अभयारण्य महोबा जिले में है। सांडी अभयारण्य वो हरदोई जिले में है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर समसपुर अभयारण्य रायबरेली में है। सामन अभयारण्य जो है वो मैनपुरी में है। सुर सरोवर अभयारण्य आगरा जिले में है, इसको कीठम झील भी कहते हैं। सुरहा ताल अभयारण्य की बात करें तो ये बलिया जिले में है। सुहेलवा अभयारण्य जो है वो बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती जिले में है। सोहागी बरवा अभयारण्य महाराजगंज जिले में है। इसके अलावा हस्तनापुर अभयारण्य की अगर बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर,
गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फूले नगर यानी कि जेपी नगर यानी कि अमरोहा जिले में स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे सुरहा ताल अभयारण्य। सुरहा ताल अभयारण्य, इसे जेपी नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। सुरहा ताल या सुरहा गंगा और सरयू के द्वार में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह लाल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है जो कि लखीमपुर खीरी में है और यह 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, बिजनौर में 2012 में बनाया गया था। और तीसरे की बात करें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत के 53वें बाघ अभयारण्य में के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, बात करें भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की, तो 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ से शुभारंभ किया था। ठीक है, इसके अलावा बब्बर शेर सफारी लॉयन सफारी, बब्बर शेर सफारी या फिर लॉयन सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल। तो रामसर स्थलों की अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताज़ा पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया गया है। तो ये एक प्रश्न था यहाँ पर कि शेखा झील कहाँ पर स्थित है, तो हम बताएंगे अलीगढ़ जिले में है। इसके अलावा अब रामसर स्थलों की बात करेंगे। देखिए, सुर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं वर्तमान में। ठीक है, देखिए ऊपरी गंग नहर 2005 में बनाया गया, बुलंदशहर में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिसे 2019 में, सांडी पक्षी विहार हरदोई 2019 में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 2019 में, सामन या समान पक्षी विहार मैनपुरी 2019 में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में जो कि 2019 में, सरसई नावर झील इटावा 2019 में, उसके बाद सुर सरोवर कीठम झील 2020 में आगरा में, हैदरपुर पक्षी विहार 2021 में बिजनौर में है और बखीरा 2022 में बनाया गया जो कि संत कबीर नगर में अवस्थित है। ठीक है, तो ये 10 जो है रामसर स्थल हैं। आगे हम देखेंगे गंगा नदी के बारे में। देखिए, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित पॉइंट्स हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, अब देखिए, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। अब हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो हमारे जो यूपी में अगर बात करें गंगा की, देखिए तो गंगा के किनारे बिजनौर, फर्रुखाबाद, बिठूर, कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, राजघाट, अनूपशहर, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण शहर जो हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वाराणसी है वो गंगा नदी के बाएं तट पर और कानपुर जो है वो गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए यमुना नदी के किनारे कौन कौन से
महत्वपूर्ण शहर हैं, देखिए यमुना, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर, ये ज़िले जो हैं या ये शहर जो हैं वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद रामगंगा नदी की बात करें तो देखिए बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं, ये शहर रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। देखिए अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। इसके अलावा गोमती नदी की बात करें, देखिए गोमती नदी लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये ज़िले गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद देखिए राप्ती नदी की बात करें तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच और देवरिया में बरहज, ठीक है। आइए अब देखते हैं मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट शहर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा जमुना की दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं, ठीक है। यानी यमुना नदी जो है वो पश्चिमी सीमा और गंडक नदी जो है वो पूर्वी सीमा निर्धारित करती है और इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके बाद देखिए उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है और यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है। इसके अलावा पश्चिम क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है तथा जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कौप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भाग हो गए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 14 जून 1989 को हुई थी। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आय इनकम दोगुना करना था। इस पर प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि प्रमुख हैं, ठीक है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है, ठीक है। चावल की बात करें तो देखिए चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे सिंचाई के बारे में कुछ बातें। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में ट्यूबवेल नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ठीक है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है, नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुओं द्वारा सिंचाई 8.8% तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होती है, ठीक। इसके अलावा पशु प्रोटीन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में पहले केचुआ बीज बैंक की स्थापना इज्जत नगर बरेली में की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में स्थित है।
इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। ठीक है, आगे है, देखिए, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल हरियाणा में स्थित है। यह एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, देखिए आगे, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि कार्य में नियोजित हैं। ठीक है, लगभग 60% लोग कृषि करते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति है उसका कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं धान फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। इसमें उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन फसल उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, वेजिटेबल ऑयल का उत्पादन होता है। इनमें महत्वपूर्ण तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी जो है महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे, भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति या पीली क्रांति की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है और यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद का दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडेक्स का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। चीनी मिलों की संख्या की बात करें तो चीनी मिलों की संख्या के बाद उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। यानी चीनी मिलों के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे है और महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, लेकिन उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या जो है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इसके अलावा साथ ही भेड़ की सर्वाधिक जनसंख्या या सर्वाधिक संख्या वाला राज्य जो है वो तेलंगाना है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तिलहन उत्पादन में राजस्थान और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, यानी राजस्थान में तिलहन पहले नंबर पे है और मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? गन्ना। उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में महाराष्ट्र अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की दाल की अवधि सबसे कम होती है। यह अवधि लगभग 60 दिन की होती है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और जो है चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला